आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3F का विस्तृत उत्तर प्रश्न करने वाले हैं। यह भाग 2 है, पार्ट दूसरा है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 13 तक सभी प्रश्न कर लिए हैं, जो कि पार्ट 1 भाग 1 में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसके पहले के सभी प्रश्न आपने देखे होंगे और उसी के अनुसार आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, मतलब प्रश्न नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उसकी वर्तमान आयु बताइए और पिता की आयु 80 वर्ष होने पर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी बताइए। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पहले, तो हम लोग क्या सबसे मानेंगे? सबसे पहले आप मानिए कि वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु किसका? तो कहेंगे वर्तमान आयु अगर पिता की देखें तो अगर हम मान ले x वर्ष, तो पुत्र की भी वर्तमान आयु क्या मानेंगे? तो कहेंगे y वर्ष। ध्यान से देखिए और तब प्रश्न समझ में आएगा। वर्तमान में जो पिता की आयु है वो x वर्ष है, वर्तमान में जो पुत्र की आयु है वो y वर्ष है। यहां पर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो जब पिता की आयु में 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष घटाएंगे तो पुत्र की भी तो आयु 10 वर्ष कम हो जाएगी। इसका मतलब x माइनस 10 हो जाएगा, y माइनस 10 हो जाएगा। मतलब ये कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x में से 10 घटा दिया आपने, 10 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु है तो y माइनस 10 आपने कर दिया। फिर प्रश्न में कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मतलब ये पुत्र की जो आयु है इसकी 4 गुनी आयु किसकी थी? इसके पिता की थी। मतलब 4 गुना जैसे ही इसकी आयु को किया, इसके पिता की आयु के बराबर हो गया। अब यहाँ पर x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 4y माइनस 40 हो जाएगा। x माइनस 4y बराबर माइनस 40 प्लस 10 हो जाएगा। x माइनस 4y बराबर माइनस 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। फिर आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, अब से मतलब यही वर्तमान आयु, वर्तमान आयु से ही 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, अगर 10 वर्ष बाद कह रहा है तो पिता की आयु भी वर्तमान से 10 वर्ष बाद 10 साल बढ़ जाएगी और जो पुत्र की आयु है ये भी क्या हो जाएगी? 10 साल बढ़ जाएगी। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो ये समीकरण बना। अब कह रहा है कि उनका वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो यहां से भी एक समीकरण निकालेंगे। x प्लस 10 बराबर में 2y प्लस 2 दूना 20, 2y को इस तरफ भेज लीजिए तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर में 20 में से 10 गया, कितना आ जाएगा? 10। समीकरण नंबर 2। तो आपके पास 2 समीकरण निकल के आए हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 जो है x माइनस 4y बराबर में 30 लेकिन माइनस में है, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर में जो है 10। तो अगर हम यहाँ पे घटा दें तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देते हैं। तो x से x कट जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 2y बचेगा, बराबर माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 40 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या बचेगा? 40 बट्टे में 2, मतलब कितना आ गया? 20। तो y का मान कितना आ गया? 20। y क्या था? y था पुत्र की वर्तमान आयु। अगर इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में, चलिए 2 में रख देते हैं। तो x माइनस 2y बराबर में 10 है, तो x माइनस 2 गुणे 20 बराबर में क्या हो जाएगा? 10। x माइनस 40 बराबर 10, x बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 40 हो जाएगा, 40 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 50 हो जाएगा। अब देखिए जो
पिता की आयु है वर्तमान समय में वो 50 वर्ष है और जो पुत्र की वर्तमान समय में आयु है वो 20 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान आयु तो दोनों का निकल गया, लेकिन प्रश्न में आगे भी कह रहा है कि यदि पिता की आयु 80 वर्ष हो जाए। देखिए वर्तमान समय में जो पिता की आयु है, वर्तमान समय में जो पिता की आयु है, पिता की जो आयु है वर्तमान समय में वो 50 वर्ष है। अच्छा 50 वर्ष है तो कितने सालों बाद इनकी जो आयु होगी वो 80 वर्ष हो जाएगी। तो आप कहेंगे अगर 30 वर्ष और जोड़ दे 50 वर्ष में तो ये 80 वर्ष के हो जाएंगे। मतलब आज से 30 साल बाद पिता की आयु 80 वर्ष होगी तो पुत्र की आयु वर्तमान समय में 20 वर्ष है। पुत्र की आयु वर्तमान समय में कितना है 20 साल। तो अगर इसमें 30 साल जोड़ दिया जाए, और अब 30 वर्ष क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये 80 वर्ष होना था, तो ये इनकी आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी। तो दो आंसर निकल के आएगा। अच्छा यहाँ पे कह रहा है पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात। तो पिता की आयु कितनी आया 80, पुत्र की आयु कितना आया 50। अगर 0 से 0 काट दीजिए तो 8:5 आ गया, ये हमारा उनका अनुपात हो गया। दोनों के दोनों आंसर निकल आए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी तथा सोनू की आयु बताइए। बहुत ही आसान है। अब ऐसे प्रश्न हम लोग बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न जो है समझ में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले प्रश्न कैसे कह रहा है वहीं देखिए। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो सबसे पहले वर्तमान आयु मानेंगे। अच्छा वर्तमान में नूरी की आयु, वर्तमान में नूरी की आयु x मान लें तो सोनू की भी आयु कुछ माननी पड़ेगी, तो सोनू की आयु y मान लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, अच्छा वर्तमान समय में दोनों की आयु पता है, 5 वर्ष अगर पहले की बात करें, 5 वर्ष पूर्व, तो क्या होगा, जैसे 5 वर्ष पहले जाएंगे तो नूरी की वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले, सोनू की वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले, दोनों में 5-5 साल घट जाएंगे। तो कह रहा है कि नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी जो है वही नूरी की आयु है। तो यहाँ से x - 5 बराबर 3y - 15 हो जाएगा। x - 3y बराबर में क्या हो जाएगा -15 + 5 हो जाएगा, +5 उधर हो जाएगा। x - 3y बराबर में हो जाएगा -10, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद क्या होगा। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो जो वर्तमान आयु x है तो 10 साल ये भी बढ़ जाएगा और 10 साल ये भी बढ़ जाएगी, दोनों के दोनों 10 साल बढ़ जाएंगे 10 साल बाद। तो अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की दोगुनी, सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ये जो प्रश्न में कहा गया। तो नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है या आयु कितनी है, तो x + 10 बराबर में 2y + 10 × 20, x - 2y बराबर में 20 - 10, x - 2y बराबर में 10, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को घटा दीजिए। x - 3y बराबर में -10, x - 2y बराबर में 10। अगर आप इनको जैसे ही घटाएंगे, घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x से x कट जाएगा, 3y में से 2y घटाएंगे तो 1y बचेगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि 3y बड़ा है। बराबर में माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 × 10 = 20 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, कहेंगे कि y बराबर 20। अब आप देखिए y का मान क्या है, कहेंगे कि यही तो सोनू की आयु है, यही तो सोनू की आयु है, सोनू की आयु y मतलब क्या 20 वर्ष। इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो आपका ये समीकरण नंबर 2 में हमने एक मान को रख दिया, तो x - 2 × 20 बराबर में 10, x - 40 बराबर 10 और x बराबर में 10
प्लस 40 बराबर 50। तो x का मान कितना आ गया, तो कहेंगे 50 वर्ष आ गया। x का मतलब नूरी की आयु 50 वर्ष, y का मतलब 20 वर्ष सोनू की आयु। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या करे, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो जैसे ही पूर्व और पश्चात आए तो सबसे पहले वर्तमान आयु मानिए, तो आप कहेंगे वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष मान लेते हैं, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। तो अब देखिए प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व तो पिता की आयु भी 5 साल घट जाएगी और पुत्र की आयु भी 5 साल घट जाएगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, यही पिता की आयु थी। तो x माइनस 5 बराबर में 4y माइनस 20। तो ये x माइनस 4y बराबर में माइनस 20 प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस 4y बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। आगे कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद अगर बात करें, 15 वर्ष बाद क्या होगा तो 15 वर्ष बाद जो वर्तमान में पिता की आयु है x प्लस 15 साल बढ़ जाएगा, और जो पुत्र की आयु है वो भी 15 साल बढ़ जाएगा। तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की दोगुनी है। ठीक है, तो x प्लस 15 बराबर में 2y प्लस 15 दूना 30 हो जाएगा, क्योंकि 2 का हमने अंदर गुणा कर दिया। अब यहाँ पर आपको देखिए निकालना क्या है, तो यहाँ पर कहा रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर में 15, क्योंकि ये प्लस 15 इधर जाएगा, 30 में से 15 घटेगा तो 15 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को घटा लीजिए, तो x माइनस 4y बराबर माइनस 15, x माइनस 2y बराबर में 15। जैसे ही घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 4y में से 2y अगर आप घटा दें तो क्या आ जाएगा, कहेंगे कि माइनस 2y आएगा। 15 क्या हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काट देंगे 15 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 15। y मतलब पुत्र की आयु कितना निकल के आ गया, तो आप कहेंगे पुत्र की आयु जो है वो 15 वर्ष है। इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर x माइनस 2y बराबर 15, x माइनस 2 गुणे 15 बराबर में 15, x माइनस 15 दूना 30 बराबर 15, x बराबर 15 प्लस 30 बराबर 45। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 45 वर्ष आ गया। तो जो पिता की आयु है वो 45 वर्ष है, और जो पुत्र की आयु है वो 15 वर्ष है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण के से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले आप जानिए कि संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग हो, थीटा प्लस अल्फा या फाई। दो कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 अंश होता है। इसी को कहते हैं संपूरक कोण। मतलब एक थीटा है, अगर ऐसे समझिए, या तो ऐसे समझ लीजिए, संपूरक कोण का मतलब अगर एक थीटा है तो जो दूसरा कोण होगा वो 180 माइनस थीटा होना चाहिए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो प्रश्न करें दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। अब देखिए ऐसे समझिए, अगर हम बड़ा कोण माने कि माना बड़ा कोण, ठीक है, बराबर x अंश और छोटा कोण बराबर में y अंश। तो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये जो बड़ा कोण है ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब अगर छोटा कोण x होता तो बड़ा कोण
x प्लस 18 हो जाता। अब बात गई होगी समझ में आपके। अगर छोटा कोण x अंश है तो बड़ा कोण 18 अंश अधिक है छोटे कोण से, तो x में 18 आपने जोड़ दिया, यही आपका बड़ा कोण हो गया। फिर कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने यहीं पर बताया कि दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, मतलब x और x प्लस 18 इन दोनों कोणों को, ये बड़ा कोण हो गया ये छोटा कोण, इनको जोड़ देंगे तो 180 अंश आना चाहिए। ठीक है, तो आपने जोड़ दिया, x और x जोड़ देंगे 2x हो जाएगा प्लस 18 बराबर में 180 अंश हो जाएगा। 2x बराबर में 118 माइनस 18 हो जाएगा, प्लस को उस तरफ हमने ले भेज दिया तो कितना हो गया माइनस में 18। 180 में से 18 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, और 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और फिर x बराबर क्या हो जाएगा 162 बटे में 2, इसको काटेंगे तो 81 आ जाएगा। मतलब जो x बराबर है वो 81 अंश। और आप देखिए ध्यान से कि x का जो मान है वो क्या है, छोटा कोण, तो आप कहेंगे कि छोटा कोण जो है वो कितना आ गया, तो छोटा कोण हमारा 81 अंश है, तो बड़ा वाला कोण कितना है x प्लस 18, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा x प्लस 18। 81 में आप 18 जोड़ देंगे तो 99 आ जाएगा, तो ये आपका 99 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल, अगर हम एक आयत मान लें इस तरीके से, तो इसकी लंबाई l हो जाएगी, चौड़ाई b हो जाएगी। कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है एक दूसरे आयत के। अब इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है ये हमको नहीं पता है, लेकिन प्रश्न में आगे दे रखा है कि जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है, ये जो लंबाई है ये l प्लस 11 है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर कम हो गई है ना, उसकी चौड़ाई जो है वो 6 मीटर कम हो गई है। इसका मतलब चौड़ाई में से आपने 6 मीटर कम कर दिया, तो दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर दे रखा है। तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो गया, और बराबर है इसके क्षेत्रफल के। इसका लंबाई कितना है l प्लस 11, और इसका चौड़ाई कितना है b माइनस 6, इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब यहाँ से देखिए l b बराबर क्या हो जाएगा, l का गुणा पहले b में करेंगे तो l b, l का गुणा माइनस चिन्ह करेंगे माइनस 6l, 11 का गुणा b में करेंगे प्लस 11b, 11 का गुणा 6 में करेंगे तो माइनस 66 हो जाएगा। एल बी को इस तरफ भेज दीजिए, माइनस 66 को इस तरफ भेजिए, माइनस 66 को इस तरफ भेजेंगे तो ये एल बी माइनस एल बी प्लस 66 बराबर में 11b माइनस 6l, सिक्वेंस से लगा लेते हैं या रहने दीजिए, माइनस 6l बचा हुआ है प्लस 11b बचा हुआ है। देखिए एल बी से एल बी कट जाएगा तो बचा क्या, कहेंगे माइनस 6l प्लस 11b बराबर में 66, समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। मतलब ये जो दूसरे का क्षेत्रफल आया है, दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर है तीसरे, एक और तीसरा आयत है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो आप कहेंगे l प्लस 11 और ब्रैकेट में कर देंगे b माइनस 6। तीसरा आयत के क्षेत्रफल में क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि 22 मीटर लंबा है, मतलब l लंबाई में 22 जोड़ दिया आपने, फिर कह रहा है कि 9 मीटर कम चौड़ा है, और चौड़ाई में आपने जो है 9 माइनस कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। अब यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपने यहाँ पे कर ही रखा है, तो ये क्या आएगा एल बी माइनस 6l प्लस 11b माइनस 66 बराबर l का गुणा b में करेंगे तो एल बी, एल का गुणा माइनस 9 हो जाएगा तो माइनस 9l, प्लस 22 का गुणा b में करेंगे प्लस 22b, और उसके प्लस 22 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198।
देखिए एल बी से एल बी कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में घट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -9L को इधर भेजेंगे तो +9L हो जाएगा, -6L प्लस 11 भी यहीं पे रहने दीजिए, +22 भी को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में 22 भी बराबर, इस तरफ अब बचा क्या, तो आप कहेंगे कि माइनस में 198 बचा है, -66 को इस तरफ भेज दीजिए तो +66 हो जाएगा। 9L में से 6L घटाएंगे तो कितना आएगा, 3L। 11B में से 22 भी घटाएंगे तो माइनस में 11B आएगा, बराबर में 198 में से 66 घटाएंगे तो 132 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, और ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 है -6L + 11B बराबर में 66। समीकरण नंबर 2 है 3L - 11B बराबर में माइनस में 132। यहाँ पे सीधे अगर आप जोड़ दें तो 11B से 11B कट जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे -3L आएगा। अब इसके बाद 132 में से आपको 66 घटाना है, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर खुद 12 बच गया तो ये भी 6 बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। L बराबर में 66/3 मतलब ये आ गया 22। तो L का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 22। इस L को हमने क्या माना था, पहले आयत की लंबाई माना था। उसके बाद इस L के मान को समीकरण नंबर आप किस में रख दीजिए, 1 में। तो -6L, L का मतलब गुणे 22 कर लेते हैं, 6L + 11B बराबर में 66 है, तो -6 × 22 + 11B बराबर में 66 हो जाएगा। 22 में 6 का गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा, है ना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, लेकिन माइनस में आएगा, प्लस 11B बराबर 66। 132 को आप उस तरफ भेज दीजिए तो 11B बराबर हो जाएगा 66 + 132। 11B बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 2 8, 6 3 9 और 1। B बराबर क्या हो जाएगा, 198/11। इसको काट देंगे तो 18 आ जाएगा। तो B का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 18 आ गया। तो लंबाई आ गया आपका 22 और चौड़ाई आ गया आपका 18 मीटर। तो प्रश्न के लास्ट में पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल है ये क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना आया है, 22, और चौड़ाई कितना आया है, 18। अब 18 में 22 का गुणा करेंगे 396 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा कि अगर इस L और B के मान को आप चाहें तो इसमें भी रखेंगे तो भी आपका उतना ही आंसर आएगा। आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो भी आपका 396 मीटर स्क्वायर ही आएगा। इसका सिंपल सा रीजन है कि ये तीनों के तीनों आयत जो है वो आपस में बराबर है, उनका क्षेत्रफल जो है वो आपस में बराबर है, इसलिए जो आंसर आएगा 396 मीटर स्क्वायर वो तीनों आयत से के क्षेत्रफल से निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 19, देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे ही फॉलो करना है। पहले हम एक आयताकार क्या बना लें, हाल बना लें, जिसमें इसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। अगर हम इस आयताकार क्या है, आयताकार हाल है, इस हाल की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हाल का क्षेत्रफल क्या है, तो आप कहेंगे हाल का क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब LB, यही इसका क्षेत्रफल है नॉर्मल। लेकिन कह रहा है कि यदि इसके हाल की जो लंबाई है प्रश्नानुसार, है ना, कह रहा है कि यदि इसके जो हाल की लंबाई है इसको 10 मीटर बढ़ा दिया जाए और इसके चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को भी 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, तो आप कहेंगे कि LB था, लेकिन जब इसमें इसके लंबाई में 10 मीटर बढ़ाया गया, इसके चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ाया गया, तो इसका जो क्षेत्रफल था इसमें 600 मीटर बढ़ गया, तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात इतना तो समझ में आ ही गया होगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो l का गुणा b में करेंगे तो lb हो जाएगा, प्लस l का गुणा 5 में करेंगे तो 5l, प्लस 10 का गुणा b में करेंगे 10b, प्लस 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 हो जाएगा। lb प्लस 600 हो गया। LB इधर भेजेंगे तो LB में से LB माइनस हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि LB से LB कट गया। 5L प्लस 10B बराबर में 600 माइनस 50, इस प्लस 50 को उत्तर भेज दिया इसलिए माइनस 50, ये हो जाएगा 550। समीकरण नंबर 1 बन गया 5L प्लस 10B बराबर में 550। ये समीकरण नंबर 1 है। आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ 5 से भाग दे दें, 5 से भाग देंगे तो ये L प्लस 5 दूनी 10 2B बराबर में ये क्या हो जाएगा 110। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, है ना। आप ऐसा समझिए कि हमने क्या किया है कि हमने इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया तो 5 से 550 कट गया, 10 110 बच गया। अब देखिए आगे, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दिया जाए। उसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर घटा दिया जाए और उसकी जो चौड़ाई है वो 7 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। मतलब जो अब बढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर बढ़ा। तो यहाँ से L का गुणा B में करेंगे तो क्या हो जाएगा LB, L का गुणा 7 में करेंगे प्लस 7L, माइनस 10 का गुणा B में करेंगे माइनस 10B, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस 10 × 70 हो जाएगा। LB प्लस 100 हो जाएगा। LB से LB कट जाएगा क्योंकि LB को जब आप इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और LB में से LB घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 7L माइनस 10B बराबर में 100 प्लस 70 बराबर में 170। अब क्या 7L माइनस 10B बराबर में 170 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, L प्लस 2B बराबर में 110। समीकरण नंबर 2 है 7L माइनस 10B बराबर में 170। देखिए पहले इसको बराबर कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो L को हटा दें तो यहाँ पर 1 है तो नीचे 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 7 है तो ऊपर 7 से गुणा करेंगे। 7 में L का गुणा करेंगे 7L प्लस 7 दूनी 14B बराबर में 770। 1 का गुणा इधर करेंगे 1 7L माइनस 10B बराबर 170। अब क्या करेंगे, घटाने पर घटा देते हैं तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। 7L से 7L क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 14 में से और 10 जोड़ देंगे तो 24B बराबर क्या आ जाएगा 770 में से 170 घटाएंगे 600 आ जाएगा। तो B बराबर क्या आ जाएगा 600 बटे में 24 हो जाएगा। और इसको काटिए तो सबसे पहले 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 300 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 2 से काटिए 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 150 बार। फिर अब आप काट दीजिए इसको 2 से, तो अब इसको 2 से काटेंगे 2 3 6 और इसको 2 से काटेंगे 2 7 14 2 5 10, 3 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो जो B का मान आ गया 25 आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको काटना बताया है, लेकिन आप चाहते तो डायरेक्ट इसको 4 से काटते या 6 से काटते तो डायरेक्ट ये कट जाता, है ना, तुरंत आंसर आ जाता। अब इसके बाद देखिए B का मान क्या आ गया 25, तो मतलब हमारा जो चौड़ाई है वो निकल के आ गया है 25। इस B के मान को किसी एक समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, L प्लस 2B बराबर में 110। तो L प्लस 2 गुणे B का मान कितना है 25 बराबर में 110। L प्लस 25 दूना 50 बराबर में 110। L बराबर में 110 माइनस क्या हो जाएगा 50, और 110 में से 50 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो L बराबर क्या आ गया 60 मीटर। तो ये आप देखिए लंबाई उसकी कितनी थी 60 मीटर, चौड़ाई उसकी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 25 मीटर। यही उसका लंबाई और चौड़ाई है। प्रश्न में कहीं क्षेत्रफल तो नहीं पूछा है, बिल्कुल नहीं कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो लंबाई हमारा 60 मीटर, चौड़ाई हमारा 25 मीटर हो जाएगा। इसी हिसाब से ये प्रश्न नंबर 19 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और उसका चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, है ना।
तो सबसे पहले एक आप आयत लीजिए। हमने माना कि एक आयत है जिसकी लंबाई L है और उसकी चौड़ाई B है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल हो जाएगा LB। अब प्रश्न के अनुसार काम करते हैं। कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब ये जो LB है इसका जो क्षेत्रफल है वो 9 कम हो जाता है। कब कम होता है, ये तब कम होता है जब इसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है। इसकी लंबाई जो थी वो 5 इकाई कम कर दी गई और उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में से 3 इकाई बढ़ा दी गई, 3 इकाई बढ़ा दी गई, तब ये 9 इकाई कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे प्रश्नानुसार काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए LB माइनस 9 बराबर में L का B में गुणा करेंगे LB, L का गुणा 3 में करेंगे प्लस 3L माइनस 5B और उसके बाद माइनस 15 हो जाएगा। LB इधर भेज देंगे तो LB माइनस LB हो जाएगा, माइनस 9 है, माइनस 15 को भी इस तरफ भेज डालिए तो प्लस 15 हो जाएगा, बराबर में 3L माइनस 5B बच गया। इधर LB से LB कट गया तो 15 में से आप 9 घटा देंगे, क्या आएगा 6, 3L माइनस 5B बराबर में 6, समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में फिर आगे कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को बढ़ा दें, मतलब लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तब क्या क्षेत्रफल पे असर पड़ रहा है, तब क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ रहा है। 67 मतलब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का मतलब क्षेत्रफल था इसका 67 बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए लंबाई प्लस 67 सॉरी क्षेत्रफल प्लस 67 बराबर LB प्लस L का गुणा फिर 2 में करेंगे तो 2L प्लस 3 का गुणा B में करेंगे 3B प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। LB से LB कट जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे कट गया, ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया, मैं डायरेक्ट भी काट सकता था LB से LB। तो यहाँ पे देखिए 67 है, 6 को इस तरफ भेज दीजिए, 67 माइनस 6 बराबर में 2L प्लस 3B हो जाएगा। 67 में से 6 जाएगा 61 आएगा और बराबर 2L प्लस 3B हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण नंबर 2 और 1 को हल करने पर और प्रश्न में पूछा है कि आयत की विमाएं, मतलब यही लंबाई और चौड़ाई मतलब L और B का मान ही निकालना है। तो पहला समीकरण क्या है, 3L माइनस 5B बराबर में 6 और दूसरा क्या है 2L प्लस 3B, 2L प्लस 3B बराबर में क्या है 61 है। हमको किसी एक मान को गायब करना है, तो चलिए एक काम करते हैं कि इसी को गायब कर देते हैं L को। तो 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 3 का गुणा नीचे करेंगे, 2 3 6L माइनस 5 दूनी 10B बराबर में 6 दूनी 12, 3 का गुणा इसमें करिए 3 दूना 6L प्लस 3 त्रिका 9B बराबर में 3 का 3 6 त्रिक 18 हो जाएगा। अब क्या करते हैं घटाने पर, जैसे ही आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, 6L से 6L कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 19B हो जाएगा, लेकिन माइनस में बराबर। अब यहाँ पे 183 में से 12 घटाएंगे 171 हो जाएगा, माइनस में माइनस से माइनस कट जाएगा और 19 इसको काटेंगे, 19 9 171 होता है। B का मान कितना आ गया, तो कहेंगे जो B का मान आ गया मतलब जो चौड़ाई आ गया वो 9 आ गया। इस B के मान को किसी एक समीकरण में आप रख दीजिए। चलिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। 3L माइनस 5B बराबर में 6 है, तो 3L माइनस 5 गुणे 9 बराबर में 6, 3L माइनस 45 बराबर में 6 हो जाएगा। इसके बाद 3L बराबर हो जाएगा 6 प्लस 45, 45 5 50 एक 51 हो जाएगा। L बराबर क्या हो जाएगा 51 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको काट दीजिए तो ये कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा। तो L का मान कितना आ गया 17, जो हमारा लंबाई आया है वो 17 इकाई आया है और जो चौड़ाई आया है वो 9 इकाई आया है। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है, मतलब यहाँ पर 2 मित्र हैं। ठीक है, एक मित्र दूसरे मित्र से क्या कह रहा है, तो मान लेते हैं जो पहला मित्र है ना, पहला मित्र और एक मित्र है दूसरा मित्र, 2 मित्र हैं, पहला मित्र और दूसरा मित्र। पहले मित्र के पास हम मानते हैं कि x रुपया है, टोटल कितना रुपया है x रुपया, और दूसरे मित्र के पास ये मानते हैं कि इसके पास टोटल y रुपया है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मित्र दूसरे से क्या कहता है कि यदि मुझे, ये कहता है इससे, कह रहा है कि यदि
तुम मुझे 100 दे दो, मतलब ये अगर इसको 100 दे दे, जैसे ही ये इसको 100 देगा तो इसके पास, प्रश्नानुसार काम करते हैं, जैसे ही ये इसको 100 रुपया देगा तो इसके पास 100 रुपया आ जाएगा, मतलब जिसके पास x रुपया था उसमें 100 रुपया बढ़ गया। लेकिन ये भी तो होगा कि इस y में से 100 रुपया माइनस भी तो हो गया, क्योंकि अपने y में से पैसा निकाल के 100 रुपया इसको दे दिया। तो यही कह रहा है कि जैसे तुम मुझे 100 दोगे तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो ये कहता है कि मैं आपसे 2 गुना, मतलब इसका 2 गुना धनी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब इसके 2 गुना पैसे के बराबर इसका पैसा हो गया। अब इस यहाँ पे समीकरण हम बनाएंगे कि x प्लस 100 बराबर में 2 का गुणा y में करेंगे 2y माइनस 2 का गुणा 100 में करेंगे 200, x माइनस 2y बराबर में माइनस 200 पहले से यहाँ पर है तो प्लस 100 को इस तरफ भेजेंगे, माइनस 100 होगा, x माइनस 2y बराबर में माइनस 300 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद आगे कार्यक्रम होता है। अब क्या कहा जा रहा है, तो दूसरा उत्तर देता है, तब इसकी बारी आती है और ये क्या कहता है, कहता है अच्छा तो एक काम करो कि यदि आप मुझे 10 रुपया दे दो, मतलब ये कहता है कि आप मुझे सिर्फ 10 दे दो। तो ये जैसे ही इसको 10 देगा तो y के पास 10 रुपया तो आ जाएगा, लेकिन इसके पास से 10 रुपया कम भी तो हो जाएगा। तो कह रहा जैसे ही आप मुझे 10 दे दोगे तो मैं, ये कहता है मैं आपसे 6 गुना अधिक पैसे वाला बन जाऊंगा। इससे 6 गुना अधिक हुआ, इसके बराबर हो गया। यहाँ से 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6x माइनस 60 हो गया, बराबर में y प्लस 10 हो जाएगा। 6x प्लस वाई को इस तरफ भेज देंगे माइनस वाई प्लस 10, प्लस 60 माइनस 60 को इस तरफ भेजेंगे प्लस 60 हो जाएगा। 6x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब फिर लास्ट में कह रहा है बताइए उनकी संपत्तियां कितनी है, मतलब ये x और y का मान निकालना है। अब यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है, x माइनस 2y बराबर में कितना है, माइनस में 300, और दूसरा समीकरण है 6x माइनस वाई बराबर में कितना है, 70 रुपया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है तो पहले बराबर करेंगे, तो y को हटा देते हैं, y को हटाएंगे तो ऊपर कितना गुणा होगा, 1 का, नीचे कितना होगा, 2 का। तो ये x माइनस 2y बराबर में माइनस 300, 2 का गुणा इसमें करेंगे 6 दूनी 12x माइनस 2y बराबर में 70, 70 दूना कितना हो जाएगा, 140। अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे घटाने पे सबका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। तो 12x में से 1x घटाएंगे तो आएगा आपका 11x, लेकिन माइनस में 2y से 2y कट जाएगा, प्लस माइनस 130 और 300 जोड़ देंगे तो माइनस में 440 हो जाएगा। x बराबर में माइनस में 440 बटे में माइनस में 11, माइनस माइनस कट जाएगा, 11 को काटेंगे 40 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 40 रुपया। इस x के मान को समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x माइनस 2y बराबर में क्या है, 300 माइनस में, तो x का मान 40 आया है, माइनस 2y बराबर में माइनस 300 हो गया। 40 को उस तरफ भेज देते हैं, माइनस 2y बराबर माइनस 300, 40 उधर चला जाएगा माइनस 40, ठीक है। माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब माइनस में 340, माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर में क्या हो जाएगा, 340 बटे में 2, इसको काट दीजिए 170 आ जाएगा, मतलब y के पास 170 रुपया था। तो मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 40 रुपया था और इसके पास 170 रुपया था, है ना, बात समझ में आया। इसके पास कितना रुपया था, तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके पास 40 रुपया था, इसके पास 170 रुपया था। इसीलिए कह रहा था कि ये इसने इसे क्या कहा था, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया दे दो। अब देखो, अगर ये इसको 100 रुपया देगा तो ये 140 हो जाएगा और इसके पास 70 रुपया बचेगा, तभी कह रहा था तुम्हारा दुगुना रह जाएगा, 70 दूना 140 के बराबर हो जाएगा। प्रूफ भी हो गया, जब आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया होता तो आपने ऐसे प्रूफ करना था। ये हो गया y का मान, ये हो गया x का मान। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 21 आपको समझ में आया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदों को 3800 रुपया में खरीदा। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो पहले मान लीजिए कि माना एक बल्ला बराबर x रुपया का है और एक गेंद बराबर y रुपया का है। अच्छा अब बताइए, एक बल्ला
1 रुपया का, तो 2 बल्ला 2 रुपया का। अगर हम ऐसे कहें कि एक बैट खरीदने गए आप, एक बैट आप खरीदने गए, तो इसको आपने 100 रुपया में खरीदा, तो 2 बैट कितने में खरीदेंगे? 2 बैट कहेंगे 200। कैसे हुआ 200? कि 2 में आपने 100 का गुणा कर दिया। 4 बैट कितने का हो जाएगा? तो 4 का गुणा कर देंगे। तो मतलब अगर एक बैट x रुपया का, तो 4 बैट 4x का हो जाएगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर प्रश्न में कहा गया है कि कोच ने 7 बल्ला खरीदा है। एक बल्ला x रुपया का, तो 7 बल्ला 7x रुपया का। और 6 गेंद भी खरीदा है। एक गेंद y रुपया का, 6 गेंद 6y का। कह रहा है कि जब इन्होंने पूरा टोटल खरीदा, तो ये जो पूरा दाम बना वो 3800 रुपया का बन गया। फिर आगे कह रहा है कि बाद में उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीदे। 3 बल्ला, एक बल्ला x रुपया का, तो 3 बल्ला 3x का। 5 गेंद कितना हो जाएगा? 5y का। और जब उन्होंने पूरा पैसा जोड़ा तो उनके पास 1750 रुपया आया। तो इन्होंने वो दिया। भी कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य बताइए, मतलब आपको x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप x और y का मान निकालना शुरू करें, इधर आप गुणा करेंगे 3 का, इधर आप गुणा करेंगे 7 का, है ना। मैंने x को हटाने के लिए यहाँ पे 3 और 7 से गुणा किया। 3 का इसमें गुणा करेंगे 7 त्रिक 21x, 3 का इसमें गुणा करेंगे प्लस 6 त्रिक 18y बराबर 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 0 0 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9 11 हो जाएगा। 7 का गुणा इसमें करेंगे 7 त्रिक 21x प्लस 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 पच्चे 35y, 7 गुणा इसमें करेंगे तो 7 शून्य हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 7 से 49 52 हो जाएगा, 7 एकम 7 5 12 हो जाएगा, 12250 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेते हैं? घटाने पर जैसे ही आप घटाएंगे तो ये माइनस 21x से 21x कट जाएगा। 18 में से 35 घटाना है आपका 17y, लेकिन ये माइनस में आएगा बराबर में। 12550 में 11400 घटाएंगे तो 850 आ जाएगा, लेकिन ये आएगा माइनस में। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर में आ जाएगा 850 बटे में 17, 17 पच्चे 85 होता, तो इसका मान कितना आ गया? 50। मतलब y का मान कितना आ गया? 50। मतलब एक गेंद जो है वो 50 रुपए का है। एक गेंद कितने का है? तो आप कहेंगे 50 रुपए का है। अभी बैट का, ये जो बल्ले का दाम निकालना बाकी है। इसका मतलब y का मान समीकरण 1 में रख देने पर, तो समीकरण 1 में अगर आप रखेंगे 7x प्लस 6y बराबर में 3800, तो 7x प्लस 6 गुणे y का मान कितना है? 50 बराबर 3800। 7x बराबर क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 5 का 30, 300। ठीक है। 7x बराबर यहाँ कर लेते हैं, 7x बराबर 3800 में से 300 चला जाएगा तो 3500 बचेगा। x बराबर में 3500 बटे में 7 हो जाएगा, काट देंगे तो 500 हो जाएगा। मतलब जो एक बल्ले का दाम है वो कितना है? 500 रुपया। एक बल्ले का दाम कितना है? 500 रुपया है। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 22 आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि एक फिक्स किराया है जो कि हमेशा वसूला जा रहा है। अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर का जो रुपया हुआ तो हुआ, लेकिन एक फिक्स है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अगर 1000 किराया दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब 10 रुपया अगर है जो फिक्स कर दिया, एक तरीके से समझिए जो टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो कह रहा है कि एक नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा मतलब वही टैक्स, ऐसा समझिए। तो कह रहा है कि अगर आप 10 किलोमीटर दूरी जा रहे हैं तो आप अगर इसके लिए भाड़ा 105 रुपया है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें 105 रुपया है, इसमें टैक्स भी है 10 किलोमीटर में। फिर कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, इसमें भी टैक्स है। नियत भाड़ा, टैक्स का मतलब नियत भाड़ा। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? देखिए, सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, सबसे पहले हम मानते हैं कि माना जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा मतलब आप कहीं पर भी जाएं एक नियत भाड़ा है कि आपको इतना लेना पड़ेगा, मतलब x रुपया आपको हमेशा देना ही पड़ेगा, आप कहीं पर भी जाएं। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रति किलोमीटर, अगर हम ये मान लें कि प्रति किलोमीटर, ऐसे समझते हैं 1 किलोमीटर का हम मानते हैं कि y रुपया है। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको y रुपया देना पड़ेगा। फिर प्रश्न कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया देना पड़ा। अब आप समझिए
कि अगर 10 किलोमीटर दूरी जा रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले आपको 10 किलोमीटर की दूरी के लिए पैसा देना पड़ेगा, फिर आपको ये नियत भाड़ा देना पड़ेगा, तब जाके आपको 105 रुपया पूरा टोटल देना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई रुपया हो जाएगा, प्लस नियत भाड़ा आपका कितना है, x है, बराबर में 105। समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। फिर आगे यही कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर जाए और 155 रुपया लगे, अगर वो 15 किलोमीटर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जाए, लेकिन नियत भाड़ा तो देखो उसको देना पड़ेगा, और तब जोड़कर ये 155 रुपया हो गया। मतलब 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया है, तो 15 किलोमीटर के लिए पहले 15 वाई रुपया देगा, फिर प्लस उसके बाद नियत भाड़ा जो x है वो भी देना पड़ेगा, 155 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हमको हल करना है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 10y प्लस x बराबर में 105, 15y प्लस x बराबर में 155, ये समीकरण है। और यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर, अगर ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, क्योंकि घटा दिए तो सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। 15 में से 10 जाएगा तो -5y बराबर में 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, लेकिन माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 धामे 10 होता है, y बराबर 10 आ गया। अब देखिए, अगर 1 किलोमीटर आप जा रहे हैं, 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसका वाई रुपया लग रहा था, वाई का मान आ गया 10, मतलब 1 किलोमीटर का कितना रुपया है, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर जैसे ही जाएंगे तो 10 रुपया आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे नियत भाड़ा भी तो है, ये भी तो निकालना पड़ेगा, तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि 10y प्लस x बराबर में 105, तो 10 गुणे y का मान कितना आ गया, तो कहेंगे 10 प्लस x बराबर में 105, तो 100 प्लस x बराबर में 105 आ जाएगा, x बराबर में 105 माइनस 100, और ये आ गया 5, मतलब x बराबर कितना आ गया, 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर नियत भाड़ा जो लग रहा है तो मतलब 5 रुपया आपको कहीं पर भी जाइए 5 रुपया देना ही पड़ रहा है, और अगर 1 किलोमीटर का आपने सफर किया तो इसके लिए आपको 10 रुपया देना पड़ रहा है ना। ये उम्मीद है कि यहाँ तक प्रश्न आपको समझ में आ गया, यही आंसर है। लेकिन इसके आगे भी एक प्रश्न पूछा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, कोई बात नहीं, अगर व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपया, वाई रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 25 वाई रुपया। लेकिन इसके अलावा नियत भाड़ा भी देना पड़ेगा, इतना रुपया उसको खर्च करना पड़ेगा। तो 25 गुणे 10 प्लस x का मान है 5, 25 में 10 का गुणा करेंगे 250 प्लस 5 बराबर में 255 रुपया उसको देना पड़ेगा। अगर उसको 10 किलोमीटर जाना है तो उसको 105 रुपया दे रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है तो 155 रुपया देगा, अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो वो 255 रुपया देगा। उम्मीद है कि ये प्रश्नावली 3F आपको समझ में आया होगा। इसे अगर ये समझ में आया है ये प्रश्नावली, तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3G को पढ़ेंगे, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दोनों एक साथ ही हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 16 है। तो अगले प्रश्नावली में एक ही क्लास में वो पूरे के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।